जिसे भारतीय वायुसेना ने रिजेक्ट कर दिया, उसी ने भारत को मिसाइल पावर बना दिया। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसे दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मछुआरे परिवार में हुआ। बचपन में वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ते थे और सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां की फीस भरने के लिए उनकी बहन ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट के तौर पर आवेदन दिया। 18 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 8 का चयन हुआ और कलाम 9वें स्थान पर रहे। वो अंतिम सूची से सिर्फ 1 कदम दूर रह गए। इस असफलता ने उन्हें दुखी किया, लेकिन उन्होंने उसे अपनी दिशा नहीं बनने दी, बल्कि एक नई शुरुआत की ताकत बना लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में की। वहीं से उनकी वैज्ञानिक यात्रा की असली उड़ान शुरू हुई। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर विक्रम साराभाई से, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर साराभाई ने अब्दुल कलाम की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इसरो में शामिल किया। इसरो में कलाम को मिला एक बड़ा दायित्व, भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का नेतृत्व करना। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन कलाम डटे रहे, न थके न रुके। आखिरकार 1980 में SLV-3 की मदद से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद DRDO में लौटकर उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइलों का विकास किया। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पूरा देश उन्हें जानने लगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और सबसे लोकप्रिय भी। लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने 2500 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को संबोधित किया और प्रेरित करते हुए कहा, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। उन्होंने लगभग 20 किताबें लिखी। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसी उनकी किताबें आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने एक सादा जीवन जिया, न कोई संपत्ति न कोई लालच, लेकिन उनका ज्ञान खाता अनमोल था। दुर्भाग्यवश 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में भाषण देते समय मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है, असफलताएं रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बनाती है, और सपनों को पूरा करने के लिए साधन नहीं, सिर्फ समर्पण चाहिए। जनवरी 1966 एयर इंडिया फ्लाइट 101 जो जेनेवा जा रही थी, फ्रांस के मोंट ब्लॉन्क माउंटेन्स पर क्रैश हो जाती है। इस एक्सीडेंट में एक ऐसा साइंटिस्ट चला गया जिसका सपना था भारत को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनाना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। एक तरफ अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो दुनिया के लिए बने फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, और दूसरी तरफ भारत के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो बने फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओपनहाइमर ने दुनिया को दिखाई न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत, भाभा ने भारत के लिए देखा न्यूक्लियर एनर्जी का सपना। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे की एक पारसी फैमिली में हुआ। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, लेकिन उनका इंटरेस्ट था फिजिक्स में। वहां उन्होंने कॉस्मिक रेज और न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम किया और वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट का मुकाम हासिल किया। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब भाभा 1940 में इंडिया वापस लौट कर आए। भाभा ने 1945 में TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक पावर हाउस था जहां फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में वर्ल्ड क्लास रिसर्च होती थी। इसी TIFR के सपोर्ट से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया जो आगे चल के इसरो बना। फिर ट्रॉम्बे में भाभा ने बनाया AEET एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जहां से भारत की न्यूक्लियर पावर जर्नी शुरू हुई। इसे आज हम बार्क के नाम से जानते हैं। 1956 में उन्होंने लॉन्च किया एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, जिसने इंडिया को सीधा दुनिया के न्यूक्लियर मैप पे खड़ा कर दिया। और 1948 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन ताकि भारत अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट हो सके। उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे विजनरी को सपोर्ट किया जो आगे चल के बने फादर ऑफ इसरो। होमी भाभा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर इंश्योर किया कि अगर देश को कभी जरूरत पड़ी तो भारत न्यूक्लियर वेपन बना सके। कम लोग जानते हैं डॉक्टर भाभा को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था।
5 बार, मतलब दुनिया भी मानती थी कि वो अपने टाइम के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। अगर उन्हें नोबेल प्राइज मिला होता तो शायद उनका नाम ओपनहाइमर से भी ज्यादा सुना जाता। लेकिन 1960 कोल्ड वॉर का टाइम था। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म्स रेस चल रही थी और भारत जैसे डेवलपिंग नेशन अगर न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाते तो उनके लिए खतरा होता। 24 जनवरी 1966 अनफॉर्चुनेटली भाभा का प्लेन क्रैश हो गया। ऑफिशियल रीजन दिया गया पायलट एरर, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अलग कहानी कहती हैं। सीआईए के एक विसल ब्लोअर ने 1980s में क्लेम किया कि भाभा के प्लेन में बॉम्ब लगाया गया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया एक दिन उससे ज्यादा सुपर पावरफुल न्यूक्लियर नेशन बन जाए। इसी प्लेन क्रैश की वजह से भारत का न्यूक्लियर फ्यूचर डिले हो गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा छोड़ गए एक लेगेसी। उनका सपना था एक सेल्फ रिलायंट, साइंटिफिकली एडवांस इंडिया। एक ऐसा साइंटिस्ट जो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विजन थे। साल 1976 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में मैथमेटिशियन जॉर्ज एंड्रूज कोई पुरानी बुक ढूंढ रहे थे। शेल्फ्स खंगालते हुए उनकी नजर एक डस्टी से वुडन बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स खोला तो उन्हें अंदर कुछ पुराने कागज और हाथ से लिखी हुई एक नोटबुक मिली। पहली नजर में नोटबुक बिल्कुल साधारण लगी, लेकिन जब उन्होंने उसे पलटना शुरू किया तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस नोटबुक में मॉक थीटा फंक्शंस और क्यू सीरीज जैसे टॉपिक्स पर 600 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज थे। मॉक थीटा फंक्शंस पर जॉर्ज एंड्रूज ने खुद सालों पहले पीएचडी की थी और अब उसी से जुड़े फॉर्मूलाज अचानक उनके सामने थे। ये धूल खाती नोटबुक किसी और की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे एनिग्मेटिक मैथमेटिकल माइंड श्रीनिवासा रामानुजन की थी। ये वो हैंड रिटन नोट्स थे जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था, और इस नोटबुक को ही आज दुनिया द लॉस्ट नोटबुक के नाम से जानती है, जिसके फॉर्मूलाज आगे चलकर यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए बेहद जरूरी साबित हुए। रामानुजन की सोच अपने समय के मैथमेटिक्स और साइंस दोनों से कहीं आगे थी। रामानुजन ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाए थे जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस की बैकबोन बन चुके हैं। आज उनके फॉर्मूलाज स्पेस, टाइम और क्वांटम ग्रेविटी से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक को भी समझने में काम आते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्रिप्टोग्राफी और डेटा एनालिसिस जैसे एडवांस फील्ड्स में भी उनकी रिसर्च ने अहम भूमिका निभाई है। वायरलेस कम्युनिकेशन आज के दौर में रोजमर्रा की जरूरत सी बन गया है। सोते जागते उठते बैठते किसी न किसी रूप में हम इससे जुड़े ही रहते हैं, फिर चाहे वो इंटरनेट हो, रेडियो हो या फिर हम सबका फेवरेट मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं कि इस उपयोगी टेक्नोलॉजी की खोज कैसे हुई और किसने की? अगर नहीं तो ये सुनकर आपको खुशी होगी कि इसके पीछे एक भारतीय का ही दिमाग था। इस उड़ान को भारत के मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने पंख दिए थे। तो आइए जानते हैं बसु और उनकी खोज से जुड़े दिलचस्प पहलुओं को। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को पूर्वी बंगाल में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व विज्ञान का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया था। उन्हें रेडियो विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसके साथ ही वे विज्ञान कथाएं भी लिखते थे और उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना गया। दुर्भाग्यवश इन्हें कभी भी अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इनके स्थान पर 1909 में मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। डॉक्टर साराभाई ने एक विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के महत्व को समझा और सरकार को इसके लिए आश्वस्त किया। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का बीड़ा उठाया। साल 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत के बाद विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष चुना गया। विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1969 में विक्रम साराभाई को इसरो का कार्यभार सौंपा गया। निजी संपत्ति को देखते हुए उन्होंने अपने काम के लिए मात्र 100 रुपए की टोकन सैलरी में काम किया। उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा की मदद से थुम्बा,
तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी स्थापित किया था। विक्रम साराभाई ने भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए एक परियोजना शुरू की और जिसके परिणाम स्वरूप पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में एक रूसी कॉस्मोड्रोम से कक्षा में रखा गया। विक्रम साराभाई के इन्हीं व्यापक प्रयासों के कारण उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। विक्रम साराभाई का कहना यह भी था कि जो शोर के बीच में भी संगीत सुन सकता है वो मूल्यवान उपलब्धि हासिल कर सकता है। विक्रम साराभाई ने IIM अहमदाबाद, कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, फास्टर ब्रीड टेस्ट रिएक्टर कल्पक्कम समेत कई बड़े संस्थानों की नींव रखी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। विक्रम साराभाई 20 दिसंबर 1971 को अपने साथियों के साथ थुम्बा गए थे, जहां से एक रॉकेट का प्रक्षेपण होना था। दिन भर वहां की तैयारियां देखकर वो अपने होटल में लौट आए, लेकिन उसी रात में हृदय गति रुक जाने से अचानक उनका देहांत हो गया। 52 साल की अल्पायु में विक्रम साराभाई के निधन के 4 साल बाद अप्रैल 1975 में देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया, जिसकी बुनियादी स्वयं डॉक्टर साराभाई तैयार कर गए थे। विक्रम साराभाई असफलता को भी सहजता से स्वीकार करने वाले व्यक्तित्व थे। उनका कहना था कि आपका सफल नहीं होना असफलता नहीं है, असफलता वो होती है जिसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पदक मिला। राष्ट्र ने उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विक्रम साराभाई की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। आज भारत अंतरिक्ष की दुनिया में तेजी से प्रगति कर रहा है। मंगल हो या चांद, हर जगह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। और अगर इस सबका श्रेय किसी को जाता है तो वह महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ही हैं। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इंटरनेट की सहायता से देख रहे हो। आप जब भी कुछ मैसेज भेजना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप की सहायता से भेज देते हो। और आप सभी जानते ही हैं, फेसबुक हमारा जीवन का अविभाज्य अंग बन चुका है। इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करना हो या फिर रील्स अपलोड करना आजकल फैशन बन चुका है। इन सभी चीजों के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। क्या आप सभी जानते हैं, इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है तो हमें सहा नहीं जाता है। वर्क फ्रॉम होम हो या फिर लैपटॉप चलाना हो, हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। चलो आज एक ऐसी भौतिक विज्ञानी के बारे में बताऊंगा, शायद ही आप उनका नाम सुने होंगे। नरेंद्र सिंह कपानी एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1926 को हुआ था, जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का पितामह माना जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स शब्द 1956 में कपानी ने ही आविष्कार किया था। फॉर्च्यून मैगजीन ने अपने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी अंक में उन्हें 7 अनसंग हीरोज में से एक के रूप में नामित किया गया था। ये ऐसे नायक हैं जिनकी उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ऐसे विज्ञानी को तहे दिल से अभिवादन। साहनी ने 1921 में पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर पंजाब विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों तक कार्य किया। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से पहले तो वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला और फिर भूविज्ञान विभाग की भी स्थापना की। यहीं पर अध्यापन के दौरान उनका विवाह सावित्री जी से हुआ।
जो न केवल साहनी जी के लिए ऊर्जा स्रोत थीं, साथ ही उनके प्रत्येक सपने को पूरा करने में बराबर की भागीदार भी रहीं। प्रोफेसर बीरबल की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा भारत में पुरा वनस्पति अनुसंधान को संगठित आधार पर स्थापित करना था। प्रारंभ में उन्होंने 1929 में पौधों के जीवाश्मों का एक संग्रहालय स्थापित किया। 1939 में उन्होंने द पैलियो बोटानिकल सोसाइटी नाम से भारतीय पुरावनस्पति शास्त्रियों की समिति का गठन किया और भारत में अनुसंधान क्षेत्रों के समन्वय और विकास के लिए एक बैठक बुलाई, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त प्रांत सरकार ने सितंबर 1948 में लखनऊ विश्वविद्यालय के बगल में उन्हें एक भूमि उपहार में दी, जिस पर भवन निर्माण की व्यापक योजना तैयार हुई, जिसकी आधारशिला भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 अप्रैल 1949 को रखी। दुर्भाग्यवश शिलान्यास समारोह आयोजित होने के एक सप्ताह बाद 10 अप्रैल 1949 को बीरबल साहनी का निधन हो गया और वो अपने पोषित सपने उस संस्थान को आगे बढ़ते और विकसित होते नहीं देख सके। पर उनकी सच्ची मित्र और पत्नी होने का दायित्व निभाते हुए सावित्री साहनी ने उनके संस्थान का भरण पोषण पूर्ण मनोयोग से किया। बीरबल साहनी द्वारा देखे गए सपने अर्थात उस संस्थान का नाम भी प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम पर ही रखा गया, जिसे हम आज बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर साहनी न केवल विज्ञान के जगत में प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं, साथ ही वो एक भविष्य दृष्टा और श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में भी हम सबके लिए आदर्श स्थापित कर गए हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने अपने विचारों और कार्यों से समस्त विश्व को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के साहस की नई प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान किया, जिसके लिए हम सब सदैव उनके आभारी रहेंगे। भारत समन्वय परिवार इस अतुलनीय प्रतिभा को सादर नमन करता है। आज हमारे पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर सीवी रमन का। दोस्तों, डॉक्टर रमन की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि यह एक ऐसे भारतीय की कहानी है जिसने गुलाम भारत में रहकर भी दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। 1930 में जब उन्हें उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उस दौर में भारत में विज्ञान के नाम पर बड़े बड़े लेबोरेटरी नहीं थे। उनके पास न तो विदेश से आयात किए गए महंगे उपकरण थे और न ही आधुनिक सुख सुविधाएं। उन्होंने एक साधारण से सेटअप के साथ वो कर दिखाया जो विकसित देशों के वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए थे। रमन प्रभाव क्या था? जैसा कि हमने पहले बात की, ये वो घटना है जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर अपनी पहचान बदल देता है। ये आज भी विज्ञान का एक ऐसा पिलर है जिस पर आधुनिक भारत और दुनिया का भविष्य टिका है। आज के समय में ये तकनीक कहाँ है, आप भी सोचते होंगे। तो दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच से लेकर दवाइयों की शुद्धता को परखने तक में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल होता है। फॉरेंसिक लैब में एक छोटे से सैंपल से ये पता लगाना कि वो कौन सा पदार्थ है, इसी इफेक्ट से संभव होता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक्स केबल यानी तेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी को समझने में भी इस सिद्धांत का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर रमन की खोज ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। उनके विचार केवल साइंस तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो देश के विकास और शिक्षा पर भी बेबाकी से बात करते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके नागरिक स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू कर दें। डॉक्टर रमन अक्सर भारतीय युवाओं को अपनी क्षमताओं पर संदेह न करने की सलाह देते थे। उन्होंने हमें बताया कि देश की सच्ची दौलत जमा किए हुए सोने में नहीं, बल्कि उसके लोगों की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति में है। हमें अपने दिमाग से उस हीन भावना को हटाना होगा जो हमें सिखाती है कि हम विदेश से आई हर चीज पर ही भरोसा करें। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। डॉक्टर रमन की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी खोज के लिए बड़े तामझाम या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि सच्चा ज्ञान रटने से नहीं बल्कि जिज्ञासा
और खोज करने की इच्छा से प्राप्त होता है।